हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन एंड योर प्रिपरेशंस इज गोइंग ऑन वेरी वेल। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। किसका? स्टेनोग्राफर 2025 का। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेनोग्राफर 2025 के इंग्लिश के सेंटेंस इंप्रूवमेंट का डिस्कशन और देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है 6 अगस्त का 2025 में। तो डेट हम हर बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ दिया है। आगे चलते हैं, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज आपका वो क्या है कि द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। द प्लेन लैंडेड इन द एयरपोर्ट। आपको याद होगा मैंने फिलर वाले में या एरर वाले में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एयरपोर्ट, पोर्ट और स्टेशन के पहले क्या यूज किया जाता है? याद है आपको? एट द स्टेशन। स्टेशन के लिए एट लगता है, एट द स्टेशन। और एट द पोर्ट और एट एयरपोर्ट। ये मतलब स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन सब की केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। तो इन कैसे लग सकता है भाई? यहाँ पे इन नहीं लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए था? यहाँ लगना चाहिए था एट द एयरपोर्ट। कोई ऑप्शन है? ये है आपको एट द एयरपोर्ट, तो ये सी वाला लगना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये नई बात नहीं है आज हमारे सामने, ठीक है ना। हम ये क्वेश्चन इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो किस चीज पर है? देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा इफ आई वॉज यू। इमेजिन करिए, इफ आई वॉज यू I would accept the offer। तो इफ वाले में भी हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कुछ इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, जब भी कुछ इमेजिन बनाते हैं, इमेजिन करते हैं। सपोज अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं करोड़पति होगा, या मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं राजा होता, या मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास 4 हाथ होते। सपोज करिए मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बस ऐसे समझिए। अगर मैं राजा होता, राजा अब इमेजिन के परे है ना, इसमें कहाँ कोई राजा होता है। अगर मैं राजा होता, तो अब इसमें अब सेंटेंस जनरली क्या होता है? अगर के लिए इफ लगाया, आई लगाओगे, ठीक है ना। और होता जनरली हम लोग क्या सोचते हैं? इफ आई एम अ किंग। ऐसे ही जनरली हम लोग सोचते हैं। तो बस 1 मिनट का टाइम हमको दीजिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इफ आई एम अ किंग, तो देखो इसमें इफ आई एम, जब ये इमेजिनरी रूप से लगा हुआ है, आप हकीकत में तो है नहीं, कल्पना कर रहे हैं, तो एम नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे कि वाज लगा दें, वाज भी नहीं हो सकता है। समझ गए ना? यहां वाज भी नहीं होगा, यहां लगेगा वर। अब आप कहोगे कि आई के साथ सिंगुलर लगना चाहिए। आई हो चाहे ही हो चाहे सी हो, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो, और प्रेजेंट फ्यूचर भी नहीं देखा जाए, केवल वर लगेगा, सबके साथ वर लगेगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब बात समझ में आई? तो इफ आई वाज यू नहीं होगा, क्या होगा? इफ आई वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। तो मैं तुम तो हूं नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर अगर होता, इमेजिन कर रहे हो ना, तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? वाज यू की जगह पर हमें लगाना चाहिए था वर यू। तो आंसर कौन सा होता है इसमें? आंसर होता सी वाला। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए पढ़ के देखिए। द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशन। डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ मेडिकेशन दी, कुछ दवाइयां ववाइयां दी। आफ्टर ही लेफ्ट सम पेन इन हिज लेफ्ट, ही फेल्ट सम पेन इन हिज लेफ्ट नी। देखो, आफ्टर और बिफोर को लेकर के एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अगर आप टेंस वाला चाहते हो कि आफ्टर बिफोर के बाद कौन सा टेंस लगता है, तो हमारा टेंस वाला वीडियो देखे, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, देख लीजिए भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं। आफ्टर के बाद में हम लोग जनरली हमेशा परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और आफ्टर के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर लगा हुआ है, कंजंक्शन क्या है आपका? आफ्टर लगा हुआ है, ये आफ्टर है, ठीक है। आफ्टर के पहले कौन सा टेंस है ये बताइए? ये आफ्टर लगा हुआ। आफ्टर के पहले क्या लगा? ये गेव दिया हुआ है। गेव क्या है? गेव है वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
अगर आफ्टर के पहले, देखो आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, पास्ट इंडिफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आफ्टर के बाद में कौन सा टेंस होना चाहिए था? परफेक्ट होना चाहिए था। और परफेक्ट होने का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था? हैड होता, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती। तो अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढिए ना, ये लिखा हुआ सी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड फेल्ट, ये जो फेल्ट लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस फेल्ट की जगह पर होना चाहिए था हैड फेल्ट, और आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, वो तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है बाय द टाइम, फिर वही क्वेश्चन आया, बाय द टाइम बिफोर वाला कंसेप्ट आता है। बाय द टाइम वी विल रीच द कंसर्ट विल हैव स्टार्टेड। फिर एक बार आइए, उसी तरह का एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है बिफोर का या बाय का। तो बिफोर वाला ऊपर देखिए, मैं फिर नीचे आके दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस है जो बिफोर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, बिफोर और बाय द टाइम दोनों चीजें एक ही होती हैं, दोनों के मीन एक ही है, बिफोर या फिर बाय द टाइम, ठीक है ना, ये दोनों कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। बिफोर के बाद में हम लोग इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इंडेफिनिट मतलब चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जितने टाइम वाले कंजंक्शन होते हैं ना, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, एंटिल है, एज वेल है, एज सून एज है, इन सब के साथ वैसा लगता नहीं है। और बिफोर के पहले कौन सा टेंस लगना चाहिए? बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस लगना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो अब यही सेम चीज होता है बाय द टाइम के साथ में। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मान लीजिए कि ये बिफोर और बाय द टाइम अब शुरुआत में कर दिए, स्टार्टिंग में कर दिया हमने बिफोर या बाय द टाइम, ठीक है, शुरुआत में लिख दिया बिफोर, बिफोर बाय द टाइम एक ही है। तो जब बिफोर के बाद आप टेंस लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? ठीक है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूं। ये बिफोर है, बिफोर के बाद में क्या लगा? इंडेफिनिट टेंस लगा, पहले परफेक्ट टेंस लगा। अगर आप बिफोर को पहले कर देते हैं तो ये बिफोर के पहले कौन सा, बिफोर के साथ कौन सा टेंस आना? तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट आएगा कि नहीं आएगा? तो बिफोर के बाद में आप कौन सा टेंस यूज करोगे? इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। और इसके बाद कौन सा यूज करो? अब ये जो यहाँ पे लगा हुआ है वो कहाँ आएगा? ये पीछे आ जाएगा। अब इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस लगा देंगे? परफेक्ट टेंस लगा देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यही बिफोर या बाय द टाइम एक ही चीज होती है। तो बाय द टाइम से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है, ये वाला बाय द टाइम से सेंटेंस शुरू हुआ। तो बाय द टाइम्स के बाद, बाय द टाइम के बाद आपको सेंटेंस कौन सा लगाना चाहिए था? ये लगाना चाहिए था इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट ये लगा हुआ है, ये इंडेफिनिट है, वी विल रीच। और दूसरा लिखा हुआ है द कंसर्ट विल हैव स्टार्टेड, तो विल हैव के साथ उसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये तो सही है अपनी जगह पर, यहाँ कोई गलती है नहीं। अब गलती कहाँ है? ये लिखा बाय द टाइम के साथ जो वी विल स्टार्ट, वी विल रीच लिखा, तो इसमें विल नहीं लगना चाहिए था। पूछो क्यों नहीं लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे बिफोर लिखा हो, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंसेप्ट समझ रहे हो? कंसेप्ट को समझो। जैसे मान लो कोई कंजंक्शन है आफ्टर, टाइम बताता है, बिफोर ये भी टाइम के लिए लगा होता है, टिल ये भी टाइम के लिए लगा होता है, अनटिल भी टाइम के लिए लगा होता है, ठीक है। टिल अनटिल हो गया, व्हेन ये भी टाइम बताता है, या कंडीशन वाला हो गया, इफ वाला है इफ हो गया, या इन केस अनलेस लगा हुआ है ये। तो जितने कंडीशन और जितने टाइम वाले कंजंक्शंस होते हैं इनके साथ में कभी भूल कर भी विल या शैल नहीं लगता, ठीक है ना। तो सेम वही चीज सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। यहाँ बाय द टाइम लगा हुआ है, बाय द टाइम के बाद ये जो विल और शैल लगा हुआ है ये विल नहीं लगेगा। बाय द टाइम वी रीच, वी विल रीच फ्यूचर इंडेफिनिट होता, विल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वी रीच हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? बाय द टाइम वी रीच होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से नहीं खत्म करना है, आपको समझा के चीजें आगे बढ़नी है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट देखो, द ओल्ड लेडी वाज अनेबल टू क्लाइम स्टेयर्स बिकॉज, क्योंकि हर लेग्स इज एक्टिंग, लेग्स एक तो लेग्स लिखा हुआ है प्लूरल है, देखिए इज एक्टिंग कंस्टेंटली, एक्टिंग कंस्टेंटली लगातार दर्द कर रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिंस मॉर्निंग। अब आप सिंस पर फोकस करिए, सिंस मॉर्निंग। आपको कोई चीज याद होगी, कभी मैंने बताया है, आपको वो चीज अगर याद हो तो, जैसे कई बार डिस्कशन करते समय, अभी पिछला वाला ही डिस्कशन करते समय आपको एक चीज बताई थी कि अगर सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो, सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो, तो ये टेंस कौन सा होगा?
फिर ये टेंस होगा या तो परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो ही चांस हैं, या तो परफेक्ट टेंस होगा या फिर ये टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता। चलिए यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ये जो इज लिखा हुआ इज क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, है कि नहीं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैटर ये आ रहा है, मैटर ये आ रहा है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको बता के करेंगे। देखिए यहाँ लिखा इज बीन, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज बीन तो नहीं लगाएंगे भाई, कटा ये जो कुछ कम अच्छा दिख रहा है, ये देखिए ये कटा। दूसरा लिखा है हैव बीन एक्टिंग, ये परफेक्ट तो है लेकिन ओल्ड लेडी के लिए लगा रहे हो, है कि नहीं। हर लेग्स, सॉरी ये तो प्लूरल है, लेग्स 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 प्लूरल है, लेग्स प्लूरल है तो हैव बीन एक्टिंग ये ठीक हो सकता है। दूसरा है हैड बीन एक्स, हैड बीन, यहाँ हैड बीन के साथ ये आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी, गलत हो गया, ठीक है ना। और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, हैव बीन एक्टिंग इज द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा कि द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फॉर द मैच सिंस 2 months विदाउट अ ब्रेक। देखो सिंस और फार के साथ में यहाँ पे हैड बीन प्रिपेयरिंग है तो ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंस फार के साथ टाइम लगाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। लेकिन हमें ये देखना है कि 2 months लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है 2 months लिखा हुआ है। जब नंबर के साथ कोई टाइम दिया होता है, क्या दिया होता है, कोई नंबर दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर के साथ कोई टाइम दिया होता है, ठीक है। नंबर के साथ टाइम का मतलब क्या हुआ, नंबर को हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे 4 इमेजिन कर लिया, 4 के बाद यहाँ टाइम क्या होगा, 4 आवर्स लिखा हुआ हो, ठीक है, 4 डेज लिखा हुआ हो, या 4 वीक्स लिखा हुआ हो, ठीक है, या 4 मंथ्स लिखा हुआ हो, या 4 ईयर्स लिखा हुआ हो, ऐसे एक्सेट्रा कर दो। अगर ये सिचुएशन होती है नंबर के साथ टाइम दिया हुआ होता है तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं। ये कौन सा होता है, ये है पीरियड ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन का मैटर है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस नहीं यूज करते हैं, तब यूज करते हैं हम लोग फॉर। तो गलती क्या हुई है, यहाँ पर जो सिंस लिखा हुआ है ये गलत है, सिंस की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, फॉर लिखना चाहिए था, फॉर 2 months होना चाहिए। देखो ना 2 और ये मंथ्स हुआ, फॉर 2 months होना चाहिए। तो यहाँ क्या लगा, ये लिखा है फॉर 2 months, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, बाकी ये सारे हो गए गलत। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखा आई एम नॉट यूज्ड, आगे लिखा है आई एम नॉट यूज्ड, आगे लिखा विद दिस काइंड ऑफ वर्क। तो पहली बात तो यूज्ड के साथ विद नहीं लगता, ठीक है ना। क्या होता है, यूज्ड के साथ विद नहीं लगता, एक तो ये गलती है, ठीक है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, पहला गया काम से। दूसरी बात इसमें करेक्शन क्या करना होगा, सही क्या करना होगा वो देखिए। एक कंसेप्ट में दे रहा हूं आप लोगों को यूज्ड टू का। सपोज करिए कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्टली यूज्ड टू लिखा हुआ, सीधे सीधे यूज्ड टू, सीधे सीधे क्या लिखा, यूज्ड टू, तो इसके बाद वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। समझिएगा, थोड़ा 1 मिनट टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, समझो आप। अगर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आ गया, क्या आ गया, अगर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर या वाज या वर लगा हो, मान लो, ठीक, जैसा कि सेंटेंस में है, और इसके बाद यूज्ड टू लगा हो, इसके बाद यूज्ड टू लगा हो, तो वर्ब की क्या लगनी है, आईएनजी फॉर्म लगनी है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब यहां आते हैं, आई एम, ये देखो एम दिया हुआ है, आई एम, और यहां लिखा है यूज्ड, आई एम यूज्ड लिखा, एम के साथ यूज्ड आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां क्या आना चाहिए, आई एम नॉट यूज्ड टू आना चाहिए, ये क्या होगा, टू आना चाहिए। अच्छा वर्ब आगे है नहीं, दिस काइंड ऑफ वर्क लिखा है तो वर्ब नहीं है, तो उनकी एनजी फॉर्म लगाने कोई मतलब ही नहीं है, बस यूज्ड टू लगाना पड़ेगा। तो यूज्ड के बाद क्या लगेगा, ये टू लगेगा, विद नहीं लगेगा, यूज्ड अबाउट नहीं, यूज्ड एट नहीं, यूज्ड फॉर नहीं। हाँ, अगर वर्ब होती तो यूज्ड टू के बाद उनकी एनजी फॉर्म लग जाती, नहीं है वर्ब तो कोई बात नहीं है, तो छोड़ो, ठीक है। आगे चले, मैटर बढ़ाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करना तो वही है जो अभी तक करते आ रहे हो,
सेंटेंस का इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि द टीचर, आगे लिखा जो इंप्रूव करना है वो है एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक, द टीचर एक्सप्लेन्ड हिम द टॉपिक। टीचर सब्जेक्ट है हमारा, एनालिसिस करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मैटर है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। और हिम क्या होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द टॉपिक है, ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसके पहले, हिम के पहले लिख देते हैं IND, समझ जाना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो द टॉपिक लिखा होगा ये क्या होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट को पाते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को पाते हैं, तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए वर्ब, वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमने लिखा DO, DO समझ रहे हो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आना चाहिए आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले यहां पर बीच में क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। ये तरीका होता है। हालांकि ये वाला सेंटेंस भी सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है सेंटेंस में। लेकिन नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन होता तो हम लगा देते हैं नो इंप्रूवमेंट की, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी को अंडरलाइन किया और 4 ऑप्शन दे दिए, आपको इंप्रूव करना ही करना है। वैसे इस सेंटेंस में एरर नहीं है, ग्रामेटिकली देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। देखिए मैं दूसरा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगी, वर्ब के बाद अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं, मतलब पर्सन को पहले कर देते हैं और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करते हैं, यानी थिंग को बाद में कर देते हैं, तो बीच में टू नहीं लगाना पड़ता। अब इस वाले में टू लगाना पड़ता है, केवल इतना ही फर्क है, ठीक है। अब मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं इस सेंटेंस को। जैसे हम कहें कि ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। और अगर हम कहें ही गेव अ बुक, ही गेव अ बुक, और मी बाद में करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, टू मी लगाना पड़ेगा। मी पर्सन है, बाद में आएगा तो उसके पहले टू लगेगा। और अगर मी पहले लगा दिया बाद में अ बुक लगाया तो कोई ठीक नहीं, सही ये भी होता है, सही ये भी होता है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये सेंटेंस एकदम से सही है। द टीचर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, हिम आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और द टॉपिक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, द टॉपिक बाद में है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें इंप्रूव करना ही करना है, अब बच ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, टोल्ड टाट को तो गोली मारो, ये होना नहीं है। फिर क्या होगा, एक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन में क्या करोगे, ये जो आपका द टॉपिक लिखा वो पहले कर दो, तो द टॉपिक पहले कर दिया, और जो हिम लिखा है उसको बाद में कर दो, ये हिम बाद में कर दिया, बीच में टू लगा दिया, तो ये थर्ड वाला सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर एक्सप्लेन के बाद अगर ये हिम को पहले करते हैं, इसके पहले टू लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इस लिहाज से ये थर्ड वाला सेंटेंस इसका ठीक माना जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां लिखा कि ही सेड मी अ लाई। देखो झूठ और सच बोलने के लिए दो वर्ड हैं, फ्रेज की तरह यूज किए जाते हैं। पहले आप उनको देख लीजिए क्योंकि भी सच वाला भी क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो पहले आप समझिएगा, झूठ बोलने के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, फ्रेज क्या है, टेल अ लाई। झूठ बोलने के लिए क्या होता है, टेल अ लाई। और सच बोलने के लिए क्या होता है, टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। बस इतना ध्यान रखिएगा, फ्रेज है। झूठ वाले में, लाई वाले में आ लगाना है और ट्रुथ वाले में द लगाना है, बस। बाकी दोनों के लिए लगेगा टेल। तो सेड मी अ लाई तो हो नहीं सकता, सेड की जगह क्या करो आप, टोल्ड करो। तो टोल्ड ये हो गया, तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी अ लाई, ये हो गया ही टोल्ड मी अ लाई। यहाँ ही टोल्ड मी तो लिखा है लेकिन लाई नहीं, क्या होता ये, ही टोल्ड मी अ लाई होता तब सही होता। सेड हो नहीं सकता, झूठ और सच बोलने के लिए दोनों के लिए सेड नहीं लगाओगे, दोनों के लिए क्या लगाओगे, टेल टोल्ड, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। सी वाले में गलत क्या हुआ, टोल्ड मी के बाद लाई लिखा हुआ है ना, आ लगाना चाहिए था। या तो आ लगा दो, ही टोल्ड मी अ लाई, या तो फिर कह दो ही टोल्ड मी लाइज, ऐसे कर दोगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं कि शी सेड दैट शी, आगे लिखा विल गो, इंप्रूव करना है, टू मार्केट लेटर। अब इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो आपको याद होगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो रिपोर्टिंग के बाद क्या लगती है, दैट लगती है। ये हमारी क्या होगा, डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन के पहले जो हमारा सेड लिखा हुआ है, ये सेड किस टेंस में है, सेड है हमारा पास्ट टेंस में, ठीक है ना, क्लियर हो। अगर सेड पास्ट टेंस में मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई, पास्ट टेंस में। ये रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाली चीजें जरा सा अपने दिमाग में रिकॉल करिए। रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड में जो विल है वो किस में बदल जाता है, विल बदल जाना चाहिए वुड में। तो आपको विल की जगह वुड ढूंढना होगा, तो वुड को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको, वुड गो। वैसे देखिए रिपोर्टिंग पास्ट में है तो शैल और कैन तो होगा नहीं रिपोर्टेड में। एक कुड था, कुड पास्ट है, हो सकता था ये, लेकिन विल का क्या होगा, विल का अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड बनता है ना, शैल का शुड, कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट, ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। इसमें लिखा है कि ही हैज मच वर्क टू फिनिश। नाउन का एक टॉपिक पढ़ाया हूं, उसमें मैंने बताया है कि वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये ठीक है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, कार्य। वर्क प्लूरल कब हो सकता है, जब वो किसी राइटर से रिलेटेड होता है, जैसे वर्क्स ऑफ तुलसीदास, वर्क्स ऑफ सूरदास, वर्क्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ऐसे कह सकते हो। अगर कार्य के सेंस में यूज कर रहे हो, किसी काम के लिए कार्य, तब ये आपका जो वर्क है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू और मेनी नहीं लगता। क्या, अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू या मेनी नहीं लगता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो नाउन के पहले क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ही चाहिए, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप क्या लगा पाओगे, लिटिल लगा पाओगे, मच लगा पाओगे, अलॉट ऑफ लगाना चाहो ये लगा लो, सम लिखोगे। डिटरमिनर पढ़ाया है आप लोगों को, याद है डिटरमिनर। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, अभी कुछ दिन पहले मैंने डिटरमिनर्स का एक टॉपिक पढ़ाया था, डिटरमिनर्स देख लो मच में नहीं कैसे लगता है भाई, ठीक है ना। तो वर्क्स क्या है, ही हैज टू, अब ये काम पूरा करना है, तो वर्क्स तो पहली बात वर्क्स नहीं होगा, कार्य के सेंस में है, ठीक है ना। अब मच वर्क मिल जाए तो ठीक है, या तो a lot of वर्क हो जाए। यह क्या लिखा, a lot of, ये वर्क है, ये तो ठीक है। प्लेंटी, प्लेंटी के बाद पहली बात तो वर्क्स हो ही नहीं सकता ना, खत्म करो, वर्क्स नहीं कर सकते हो, ये गलत हो गया। लॉट ऑफ टास्क्स, ठीक है, तो लॉट ऑफ नहीं होता, a lot of होता है, ठीक। तो टास्क्स ये सही तो था, लेकिन इसके पहले लॉट ऑफ नहीं होता, a lot of होता है, a lot of टास्क, इसलिए ये गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, आपके पास यही बचा हुआ है। या तो मच वर्क लिखा होता, मच के साथ ये वर्क्स नहीं लिखा होता तो ये ठीक हो जाता। मच ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है तो आप a lot of यूज कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। यहां लिखा कि ही डिनाइड टू हेल्प मी। देखो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वर्ब फॉर्म कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हालांकि अगर आप पुराना वीडियो मेरा देखना चाहो तो वर्ब का जो टॉपिक जिसमें मैंने वर्ब पढ़ाया, प्लेलिस्ट बनी है वर्ब की, उसमें देखोगे तो वर्ब फॉर्म पढ़ाया हूं, वहां से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। कुछ वर्ब होती हैं, जैसे एक वर्ब है एंजॉय, एक वर्ब है डिनाई, ठीक है ना। इसी तरह की और भी कई वर्ब हैं। एक वर्ब है अवॉइड, ठीक है, एक वर्ब है स्टॉप। तो इन सब के साथ में जब दूसरी वर्ब आती है तो उसकी हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, याद रखना। एंजॉय है, डिनाई है, अवॉइड है, स्टॉप है, इन सब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ज्यादा जानना हो तो आप फिर वीडियो सर्च करो। डिनाई के बाद ये जो टू हेल्प लिखा हुआ है, टू हेल्प नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हेल्पिंग। अब ढूंढो कहाँ होगा तो ये होगा आपका हेल्पिंग मी। ही डिनाइड हेल्पिंग मी, ही डिनाइड फॉर हेल्पिंग, टू हेल्पिंग, ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर पे आते हैं। लिखा है कि द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। अब यहां भी देखो, इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत तो है नहीं। मैंने आप लोगों को कल या परसों वाले वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ब्लाइंड के बाद हम 3-4 प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आपको याद है कुछ पुराना?
ब्लाइंड के बाद हम लोग ऑफ यूज करते थे, ब्लाइंड के बाद हम लोग इन यूज करते थे, ब्लाइंड के बाद हम लोग विद यूज करते हैं, और ब्लाइंड के बाद हम लोग टू यूज करते हैं। याद आई वो चीज? ब्लाइंड के बाद ऑफ क्या होता है? अगर कोई आदमी एक आंख का काना होता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड ऑफ वन आई। अगर इन कब लगाते हैं? लेफ्ट या राइट आई खराब है, मतलब इसमें भी एक ही आंख खराब होती है, लेफ्ट या राइट आई। ब्लाइंड विद बोथ आई, दोनों आंखें खराब हैं तो बोथ ये लगे जाएगा। और टू क्या होता है? किसी की गलतियों को इग्नोर करना, अगर इग्नोर कर रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या होगा? ही द मैन इज ब्लाइंड, ब्लाइंड के बाद ये लगा ऑफ वन आई, तो सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट। बट अब आपको इंप्रूव करना ही है, वही पहले वाली सिचुएशन जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला था, सेम सिचुएशन हियर, सेम सिचुएशन हियर। अब यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसका मतलब इंप्रूव तो करना ही करना है। तब इंप्रूव करना ही करना है तो क्या कर सकते हो? विद वन आई होता नहीं, क्योंकि विद लगता है तो दोनों आंखें खराब हो जाएंगी, ये लगेगा नहीं। बाई और फ्रॉम ब्लाइंड के साथ में लगते ही नहीं है। अब एक बच रहा है ब्लाइंड एंड वन आई। अच्छा, होता क्या है कि अगर लेफ्ट या राइट आई लिखा होता तब इन लगता, नहीं तो ऑफ लगता है वन आई में। फिलहाल लेफ्ट और राइट खराब होगी, लेफ्ट या राइट, तभी तो एक ही आंख खराब होगी ना, इसलिए इन को हम लोग क्या कर देंगे? सही मानेंगे। हालांकि सेंटेंस करेक्ट था, उसमें कोई गलती नहीं थी ऑक्सफोर्ड की ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मैंने जो कुछ आप लोगों को ये बताया ये सब किसके अकॉर्डिंग? ऑक्सफोर्ड की ग्रामर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, आगे लिखा हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। ईच ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक बार ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। ईच ऑफ, अब याद करिएगा, ईच ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था ईच होगा, एनी ऑफ होगा, ठीक है ना, आइदर ऑफ होगा, नाइदर ऑफ होगा, वन ऑफ होगा या नन ऑफ होगा। इन सब के साथ ऑफ लगेगा, ऑफ के बाद क्या लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन वर्ब क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाना हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लो, वर्ब का पूरा पढ़ा चुका हूं, देखो तो भाई, ढूंढो। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखोगे तो लिंक मिल जाएगा इन सब का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल करो ऊपर की ओर तो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर ईच ऑफ लगा हुआ है ना, ईच ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हैव किसके लिए लग रहा? ईच के लिए लग रहा। तो ये जो हैव लिखा है, हैव की जगह क्या हो जाना चाहिए? हैज। ये देयर, ठीक है, देयर रहेगा। तो ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आप हैज ढूंढो, तो हैड होगा नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, ईच सब्स्टिट्यूटेड हो गया नहीं, तो क्या होगा? हैज सबमिटेड, थर्ड वाला हुआ। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है कि द रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज द डेटा इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी एक्सपर्ट। अब देखो यहाँ पे एक टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, टेंस का कॉम्बिनेशन देखो गलत हो गया है। यहाँ क्या लिखा है? वाज। कहा इन्होंने कि द रिसर्च पेपर वाज फुल ऑफ एरर्स। अगर ये कहानी है पास्ट में, वाज किस में है? पास्ट में है, ठीक है ना, तो वेरीफाई नहीं किया गया है, वो भी तो पास्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस गलत होगा, डेटा क्या होना चाहिए? डेटा वाज नॉट वेरीफाइड। अब ढूंढिए, अब प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, ये बात तय हो गई, तो ये हैज नॉट, इज नॉट का तो कोई गुंजाइश नहीं है। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि गलत है ही, तो वाज लगाओ, क्या करना है? वाज सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 नंबर पे। इफ आई वाज यू आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि इफ आई वाज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। यहां लिखा है इफ आई वाज यू आई वुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, क्या चेंज किया है इन्होंने? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, वाज की जगह पर वर लगना चाहिए, सीधे ऑप्शन ढूंढो, फिर पूरा नहीं समझाएंगे। तो नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। आई मैंने ही अभी मना किया था थोड़ी देर पहले, गलत हो जाएगा, वुड वगैरह लगेगा नहीं, क्या होगा? इफ आई वर यू, सबके साथ वर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। 17 में कहा कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन।
ऑनेस्ट, इसको आप पढ़ के देखो भाई, इसको पढ़ते हैं तो कैसे लिखते हैं, हिंदी में इसको हम लोग लिखते हैं ऑनेस्ट, ये ऐसे लिखोगे ना आप, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट पहला साउंड क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड होता है जिसके पहले क्या लगता है, एन लगना चाहिए। तो द ऑनेस्ट होगा नहीं, वन ऑनेस्ट होगा नहीं, केवल ऑनेस्ट होगा नहीं, क्या लगना चाहिए, एन ऑनेस्ट मैन, तो ये होगा। ठीक है, तो ये सब तो आप लोगों को पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलो, जब कोई काम कहीं कंसेप्ट का मैटर आएगा तो मैं चलूंगा डिटेल में। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ही केम हियर विद अ व्यू टू, अब उसके बाद लिखा है मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो जनरली ये होता है कि हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जनरल वे, लेकिन कुछ फ्रेजेज हैं, ठीक है ना, मैं थोड़े से लिख दे रहा हूं, फिर एक ही बात है। अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो वर्ब फॉर्म एक टॉपिक है, मैं वर्ब वाले प्लेलिस्ट में होगा एक वीडियो होगा वर्ब फॉर्म, प्रैक्टिस वीडियो भी आप देख डालिए, इसको बार बार आ रहा है, उसमें ये पढ़ाया हूँ विद अ व्यू टू कौन कौन से फ्रेजेज हैं जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो उसमें सबसे पहले तो आप एक ले लीजिए एडिक्टेड टू, ठीक है, क्या होगा, एडिक्टेड टू, ये है आपका एडिक्टेड टू। दूसरा आदत के लिए आता है अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू। अब तीसरा आपका यही ले लेते हैं विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। और एक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। और इसी में आता है विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू। और आता है विद रिस्पेक्ट टू, और है इन एडिशन टू, की टू, क्लोज टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, कंड्यूसिव टू, बहुत सारे हैं, तो करीब 15-20 हैं, वो मैं दिखाया हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इस तरह के होते हैं अगर, तो इन सब के साथ वर्ब की एक ही फॉर्म लगती है, क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। और यहाँ आपका क्या दिया हुआ, विद अ व्यू टू, साफ साफ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, देखो ये लिखा है विद अ व्यू टू, साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद जो मीट है वो क्या होनी चाहिए थी, मीटिंग, विद अ व्यू टू मीटिंग लगाओ, ढूंढो पहले विद अ व्यू टू, ये रहा आपका विद अ व्यू टू, और उसके बाद ये रही आपकी मीटिंग, विद अ व्यू टू रहा और ये रहा मीटिंग, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला होगा, यहाँ विद इन अ व्यू टू, इन अ व्यू टू होगा ही नहीं, फॉर मीटिंग होगा नहीं, टू मीट, ये कुछ नहीं होगा। क्या होगा, विद अ व्यू टू के साथ उनकी आईएनजी फॉर्म लगती है, फिक्स फ्रेज है, इनके साथ यही लगता ही है, आप लोग इनको रटिए। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भाई रुके रहो। तो इसमें 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैनेजर डिस्कस्ड ऑन द इशू। जब पहले दिन में एरर वाला क्वेश्चन बताया था तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि एक वर्ड है डिस्कस, डिस्कस, एक वर्ड है डिस्क्राइब, ठीक है ना, दो बता रहा हूं आज, है तो बहुत सारे। इनके बाद नो प्रेपोजिशन, इनके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो जब यहाँ पे डिस्कस्ड लिखा है तो ऑन क्यों लगाया। द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, तो डिस्कस के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं होना चाहिए, टॉक ओवर नहीं होना चाहिए, डिस्कस अबाउट नहीं होना चाहिए, बस दो चीजें हो गई। अब यहाँ लिखा है डिस्कस्ड द इशू और यहाँ लिखा है एक्सप्लेन्ड द इशू, तो हम डिस्कस को एक्सप्लेन क्यों करें, हम डिस्कस ही नहीं रहने दें जब हमको डिस्कस मिल ही रहा है। तो द मैनेजर डिस्कस्ड द इशू, सीधे सीधे लगाइए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें, देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, तो अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, ठीक में, लेकिन हैव किसके लिए लगा, ईच के लिए लगा, वहां भी हैव था, यहाँ भी हैव। मैंने कहा ईच ऑफ के बाद जब कोई प्लूरल नाउन आता है तब भी वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर। थोड़ी देर पहले बताया था, मुश्किल से 5 मिनट पहले, तो आपको ये याद होना चाहिए, मैं फिर से वो सारी चीजें नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, हैज होगा इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपको ठीक से दिखे, ठीक है ना, यहाँ पे कर दिया,
चलिए अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, द हायर यू गो द कूलर इट गेट। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, हायर क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये कूलर क्या हो गया कंपैरेटिव डिग्री। पैरेलल इंक्रीज हो रही है, दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, तो दोनों के पहले दा लगता है, ठीक है, दा दोनों के पहले लगेगा। हालांकि दा को अंडरलाइन भी नहीं किया गया, वहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कूलर कूल की कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी ठीक है। इट के साथ गेट लिखा हुआ है। एक बात बताओ कि इट क्या होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है? इट है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, और गेट क्या है, गेट आपकी है प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, ये क्या हो गई प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होता है, वर्ब में जब आप एस या एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाती है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगना चाहिए था, इट के साथ गेट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ढूंढो कहाँ पे है, इट गेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ इट गेट्स, यहाँ इट गेटिंग लिखा हुआ, यहाँ इट गेट्स लिखा हुआ, दो मिल गया, इट बिकम्स लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मोर कूलर लिखा हुआ गलत हो जाएगा, यहाँ कूलेस्ट लिखा हुआ गलत हो जाएगा। अब हमारा पूरा सही कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इसमें क्या है कि शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, ये देखो टू गो लिखा हुआ है, इसी को अंडरलाइन किया हुआ। आपको याद आया कुछ मैंने बताया था 2 दिन पहले, वही मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, लेकिन आज मैं जब दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं इस चीज को नहीं लिखूंगा, याद रखिएगा। कुछ वर्ब्स मैंने लिखी थी उस दिन, आपको याद होगा, एक वर्ब थी इसमें से एब्स्टेन, ठीक है ना, क्या थी एब्स्टेन। एक वर्ब इसी में थी हमारी रिफ्रेन, एब्स्टेन रिफ्रेन, और एक वर्ब थी प्रिवेंट, एक वर्ब थी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, और एक वर्ब थी डिबार। एक रिफ्रेन लिख दिया, एब्स्टेन, रिफ्रेन, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबार, ठीक है ना, ये वर्ब्स हैं। और मैंने कहा था इनके बाद जब भी दूसरी वर्ब आती है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, फ्रॉम लगाना पड़ेगा, और फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर फ्रॉम वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं भी है, कोई नाउन है, तब भी इनके साथ क्या लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा, इन सब के साथ लगता है फ्रॉम। तो पहली बात तो ये आपका जो प्रिवेंटेड मिला है, ये प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड के बाद हमको क्या चाहिए, टू नहीं फ्रॉम चाहिए, ढूंढो पहले फ्रॉम, ये मिला फ्रॉम हमको, ठीक है ना। फार नहीं होगा, ये गोइंग होगा नहीं, अगेंस्ट होगा नहीं, क्या लगेगा फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो डी वाला ऑप्शन लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें इन्होंने कहा कि स्कार्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग टू रेन। अब बताओ, जब आप स्कार्सली के साथ ये सेंटेंस लगा, इट वाज स्टार्टिंग, मुश्किल से हम वहां से निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए ना, ये किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इट वाज स्टार्टिंग नहीं, बल्कि सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है ना, क्या होगा, इट स्टार्टेड टू रेन, इट हैड स्टार्टेड, दोनों पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, स्कार्सली हैड आई लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट में, ये भी पास्ट परफेक्ट, दोनों नहीं होगा पास्ट परफेक्ट, ये गलत हो गया। और डिड के साथ इट डिड स्टार्ट नहीं, डिड स्टार्ट जब आपको डिड आई के बाद लगाना है, इट के बाद लगाना है, तो इसकी जरूरत ही क्या होती है ना, डिड हटाइए वर्ब की सेकंड फॉर्म करिए, फाइनली फिर वहीं पे आए आप। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24 में इन्होंने कहा कि दिस इज द बॉय हु ही स्टोल द पर्स। अब देखो हु ही स्टोल, यहीं पे कहीं पे गड़बड़ी होगी, तो एक एक करके काटो, पहले तो व्हिच काट दो, क्योंकि हु क्या, बॉय क्या है, बॉय है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के लिए व्हिच लगता नहीं है, एक गलती हो गई। दूसरा हु ठीक है, लेकिन हैड के साथ स्टोल, स्टोल नहीं होना चाहिए था, हैड स्टोलन होता तब ठीक होता, ये दो काट दो। अब दूसरा लिखा है हुम स्टोल, स्टोल क्या है आपकी, स्टोल है वर्ब, वर्ब के पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, और हुम नहीं होता, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या लगना चाहिए था यहाँ पे, हु स्टोल, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास एक बचा हुआ क्या, हु स्टोल, समझ में आ गया, हु स्टोल, ये वही लड़का है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था, तो हु स्टोल होना चाहिए ना, यहाँ ही दोबारा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, हु स्टोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि शी इज माय कजिन ब्रदर।
अरे भाई सुपरफ्लुअस को अभी कुछ दिन ही पहले, मैं अभी थोड़े दिन पहले जो चीजें पढ़ाया हूँ वही सारी चीजें इसमें आ रही हैं। मैंने कहा था सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस वाले में मैंने कहा था कि कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता है, केवल कजिन, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कहा है, ढूंढ लो सर, सर्च कर लो, ग्रामर वाले जो एक बना हुआ है प्लेलिस्ट ग्रामर, उसी में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। यहाँ क्या लिखा है कि शी मैरिड विद अ डॉक्टर। कितनी बार मैंने कहा कि मैरिड अगर पैसिव वॉइस में यूज किया जा रहा है, ये हमको लगता है मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, ये स्टेनोग्राफर में मैरिड अगर ये पैसिव वॉइस में है, याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हो तो इसके बाद क्या लगता है, टू अ पर्सन, टू समबडी। मैरिड के बाद टू यूज किया जाता है, विद नहीं यूज किया जाता, तो विद काटो आप टू लगाओ। इन अ डॉक्टर होगा नहीं, बाय अ डॉक्टर होगा नहीं, फ्रॉम अ डॉक्टर नहीं होगा, क्या होगा, टू अ डॉक्टर, ठीक है। चलिए ये अभी पढ़ाए हैं, हमको लगता है कि एरर वाले में भी था, ये फेलर वाले में भी था, तो बार बार एक ही चीज को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे ना। अब लिखा है आई केम टू नो दिस फ्रॉम अ फ्रेंड। आई केम टू नो दिस, इस यहाँ तक तो ठीक, कोई गलती ही नहीं है। आई केम टू नो दिस, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। गलती किसी में है, मुझे ये चीज अपने दोस्त के द्वारा पता चली, दोस्त के जरिए पता चली, दोस्त से पता चली, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगता। फ्रॉम होता है ना जब हम कहीं से अलग होते हैं तब यूज किया जाता है। जब दोस्त मीडियम, ये दोस्त क्या है, ये दोस्त है किसी जानकारी का, कोई इंफॉर्मेशन पाने का मीडियम है। अगर कोई पर्सन किसी इंफॉर्मेशन का मीडियम होता है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, थ्रू, थ्रू, ठीक है ना। थ्रू ढूंढिए कहां पर है थ्रू, ये लिखा है थ्रू। फ्रॉम बाय नहीं लगेगा, थ्रू अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के जरिए हमें ये बात होती है। आई केम टू नो दिस थ्रू अ फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ 28 पर। seldom we have seen such a performance। एक बात आप याद रखो, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स आपको याद होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, सारा तो नहीं बता सकता, कुछ बता सकता हूँ। नेवर है, सेल्डम है, ठीक है, हार्डली है, नेवर सेल्डम, हार्डली है, स्कार्सली है। अभी इस पर और क्वेश्चन आएंगे ना, इसीलिए बता रहा हूँ। नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली है, रेयरली है, ठीक है ना। और क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे नो है, नॉट है, नेवर हम ऊपर लिख ही दिया है। ये सारे क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। और अगर आप किसी नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब जैसे हम कहें, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, 1 मिनट का टाइम चाहिए। जैसे हम कहें कि नेवर वी हैव नेवर ईटन, वी हैव नेवर ईटन नॉन वेजिटेरियन फूड, नॉन वेज। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं, नेवर वी हैव ईटन नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या होगा कि एक गलती हो गई है। गलती क्या हो गई, कैसे समझेंगे। अगर आप नेवर, यहाँ पे नेवर कहाँ लगा हुआ था, हैव के बाद में लगा है, और यहाँ पे नेवर कहाँ लगा है, वी के पहले लगा हुआ है। अगर आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये खासतौर से यही आते हैं, इनमें से कुछ भी अगर सब्जेक्ट के पहले आ गया तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना हैव, ये भी सब्जेक्ट के पहले आ जानी चाहिए। तो नेवर वी हैव नहीं, नेवर हैव भी होगा। अब यही सेंटेंस देखो, ये सेल्डम लिखा हुआ है, सेल्डम ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ये भी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो आपका सेंटेंस सही कैसे होगा। इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको ये जो हैव है, उस हैव को वी के पहले लाना पड़ेगा। तो सेल्डम हैव बी सीन, ढूंढिए, सेल्डम हैव बी सीन, यही ढूंढ रहे थे ना आपका, सेल्डम हैव बी सीन, ये होगा। ये हैड लिखा हुआ है तो हैड नहीं करना चाहिए ना, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रखिए। और डिड वाले में क्या हो गया, डिड लगा था तो सा नहीं होना चाहिए ना, सेकंड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पे आ जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट, लिखा ही टेक्स रेस्ट। भाई देखो इस सेंटेंस में पूरा सत्यानाश कर दिया है। ये होना चाहिए डॉक्टर एडवाइज दैट,
ये यहाँ पर होना एक्चुअली में चाहिए था ही शुड लगा लो या मस्ट लगा लो तभी चल जाएगा। ही शुड या मस्ट, फिर टेक रेस्ट, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ देखो मस्ट लगा तो है मस्ट, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ मस्ट है तो लगा, लेकिन मस्ट के साथ ये जो टेक्स लिखा हुआ ना, टेक्स, मस्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ देखो शुड लिखा है, शुड के साथ भी टेक में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये ग्रामर गलत हो जा रही है। शुड लगता, मस्ट लगता, इन दोनों के साथ ग्रामर हो गई गलत। अब क्या कर रहे हैं यहाँ लिखा इन्होंने कि ही तो अंडरलाइन किया नहीं है भाई, ही तो बाहर है ना अंडरलाइन, केवल टेक रेस्ट में है, तो ही तो करना नहीं है। अब टेक द रेस्ट है, रेस्ट के पहले दा लगाना भी गलत है, एक ऑप्शन बचा ही टेक रेस्ट। अब गलती फिर हो गई, गलती यहाँ पे ग्रामर की गलती क्या है भाई, देखो ही के साथ अगर आप टेक लिखोगे तो गलत है। ही के साथ एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब क्या होनी चाहिए थी, टेक्स होना चाहिए था, तब सही होता। गलत तो ये भी है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी गलत है, लेकिन एसएससी का आंसर, एसएससी का जो आंसर है वो यही वाला था, बी वाला। ठीक है ना, मेरे हिसाब से चार के चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक, लेकिन एसएससी ने बी वाले को सही माना है। चलिए आगे, तो जबकि सरासर गलत है। ही के साथ टेक, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लग सकती है, वो सिंगुलर होना चाहिए था, टेक्स होना चाहिए था। आगे चलिए, हालांकि ही टेक्स लगा तो तभी मीनिंग सत्यानाश हो जा रही है, फिलहाल कोई बात नहीं है। 30 में आगे लिखा है कि दे रिटर्न बैक टू देयर होम। भाई देखो कुछ वर्ब्स होती हैं, मैं उस दिन भी शायद ये क्वेश्चन आया था तो मैंने कहा था कि रिटर्न है, रीइम्बर्स है, रीओपन है और रिट्रीट है या रिवर्स है या रिवाइज है, तो क्या इन सब के साथ बैक लगाओगे? रिटर्न का मतलब होता है ना वापस आना, इन सब के साथ में बैक नहीं लगता, तो जब रिटर्न लिखा है तो बैक क्यों लगाओगे? बैक नहीं लगाओगे, टू भी नहीं लगाओगे, ठीक है ना, सीधे सीधे तो ही रिटर्न होम। यहाँ देखो रिटर्न टू होम नहीं होगा, ये केम बैक टू होम, तो होम के पहले टू लगाना ही नहीं है ना, रिटर्न होम, सीधे सीधे ही रिटर्न होम, बस सीधे ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, चलिए देखते हैं 31 में क्या कह रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ लिखा, सी आर नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर। देखो सी के साथ आर नॉट तो पहली बात होगा नहीं, सी के साथ आर गलत है। दूसरी बात, वो विश्वास नहीं करते, तो बिलीव एक ऐसी वर्ब होती है जो कंटिन्यूअस में हो ही नहीं सकती, इंडेफिनिट में होती है। तो सी के साथ क्या आपको चाहिए था, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, तो क्या करेंगे, विश्वास नहीं करते तो सी डज नॉट लगाना चाहिए था ना, सी डज नॉट बिलीव। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सी इज नॉट बिलीव, देखो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती ही नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। वाज नॉट, देखो यहाँ वाज के साथ वर्ब में एस लगा दिया है, सीधे गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन है सी डज नॉट बिलीव का। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। अब आते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रहे हैं कि द स्टूडेंट्स वाज। पहली बात तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ वाज आप नहीं लगाओगे। द स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो पहली बात स्टूडेंट्स के साथ क्या करो आप, वर लगाओ, वर आस्क्ड होगा, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू। अब देखो यहाँ आर आस्क्ड तो ठीक लग रहा है ना, स्टूडेंट्स के साथ वर प्लूरल कर दीजिए, है ठीक है, ये है ठीक है, लेकिन टू के बाद ये सबमिटेड, टू के साथ क्या लगनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सबमिटेड गलत हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, वर्ब के साथ आस्क्ड और टू के साथ सबमिट, ये ठीक है। यहाँ विल के साथ क्या लगा है, आस्क्ड, जब विल लगा होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये भी गलत हो गया, समझ गए? तो बाकी सब गलत ही हो गए, थर्ड वाले के अलावा कोई सही ही नहीं है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में क्या है कि माई कार इज मूविंग वेरी फास्टली,
माई कार इज मूविंग वेरी फास्टली, फास्टली क्या हो गया, गलत हो गया। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लोली होता है लेकिन फास्टली नहीं होता। फास्ट यही वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और यही वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ मैनर भी है। जैसे हम कहें he is my fast friend, he is my fast friend। और दूसरा कहा कि he ran fast, he ran fast, दोनों सही है। रैन के बाद क्या लगाए हो, फास्ट। क्लियर है, वो तेजी से दौड़ा। फास्टली करोगे गलत हो जाएगा। देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली इन इंग्लिश पोएट्री, कहीं फास्टली जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए फास्ट, ठीक है ना। फास्ट ही एडवर्ब में भी लगाओ और फास्ट ही एडजेक्टिव में भी लगाओ। फास्टली कहीं देखो, देखते ही, फास्टली को देखते ही गोली मार दो, फास्टली नो, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे हैं हम। और ये 34, क्वेश्चन नंबर 34 का मतलब क्या हुआ, अब ये आज के डिस्कशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, तो नो सूनर, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि निगेटिव से अगर सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, मैं ढेर सारे निगेटिव बताए थे, उसी निगेटिव में एक और बढ़ा लो, नो सूनर, हार्डली स्कार्सली की तरह, नो सूनर। इसमें क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी देन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ नो सूनर के साथ आई रीच्ड, रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस तो गलत हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए। यहाँ आई के बाद हैड लिखा है, आई के बाद हैड नहीं हो सकता। और नो सूनर डिड आई रीच, यहाँ पर आई के पहले डिड लगा दिया, ये सही हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ नो सूनर, अरे भाई आई के बाद नहीं लगाना है, नो सूनर हैड आई रीच्ड, यस, नो सूनर हैड आई रीच्ड, दो चीजें बन रही है, नो सूनर डिड आई रीच और नो सूनर हैड आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन लेफ्ट। देखो सही तो ये भी है और सही ये भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है, दोनों चीजें सही हैं। नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म या नो सूनर हैड आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म, दोनों सही है। हालांकि एसएससी का जो आंसर था वो कौन सा था, ये डी वाला था। और ये अगर नो सूनर डिड आई रीच लिखा हुआ, डिड आई रीच, ये सेंटेंस भी सही है, इसमें इनकरेक्ट नहीं है। एसएससी का आंसर क्या था, इसमें डी वाला था। चलो आगे चलते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करें इन्होंने कि द मीटिंग विल बिगिन बाय 3 PM, बाय 3 PM, तो बाय कब लगता है बताओ, बाय यूज किया जाता है डेडलाइन के लिए। बाय कब यूज किया जाता है, किसी काम की डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब क्या होता है, जब वो काम खत्म होगा तब तक के लिए यूज किया जाता है। और बाय क्या बताता है, तक। और जबकि यहाँ पे क्या दिया है, वो काम शुरू कब होगा, मीटिंग विल बिगिन, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेडलाइन नहीं, खत्म कब होगी ये नहीं, कब तक मीटिंग चलेगी ये होता तो बाय लग जाता। कब मीटिंग शुरू होगी इसके लिए बाय मत लगाओ, इसके लिए क्या यूज करो, एट लगाओ। तो कहा होगा, ना तो ऑन, ना तो फ्रॉम, ना तो अराउंड। 3 PM क्या है, क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम के लिए हम ऑन लगाते ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है, ऑन 4 PM ये हो ही नहीं सकता, क्या होगा, एट 4 PM होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। कॉन्फिडेंट टू विन, कॉन्फिडेंट, अभी आपको मैंने बार बार ये बात बताई है कि मैंने इसी वीडियो के साथ, पिछले वाले वीडियो के साथ भी और एरर वाले में भी था और फिलर वाले में भी था, मैंने कहा था फिक्स प्रीपोजिशन के मैं एक सीट वीडियो के साथ अटैच कर दिया हूं, लिंक उसका दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर है वो। फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज आपको मिली होगी कि कॉन्फिडेंट के साथ में टू नहीं लगता, कॉन्फिडेंट के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, और ऑफ लगेगा तो सीधे वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाएगी, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। तो आप ढूंढिए ऑप्शन कहां से होगा, कॉन्फिडेंट इन नहीं होगा, कॉन्फिडेंट टू नहीं होता, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि सी प्रेफर्स टू स्टे एट होम देन गो आउट।
पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेफर के साथ में कई सारे एडजेक्टिव्स थे, जिसमें मैंने कहा था कि जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, ऐसे थे। और उसी में मैंने दो वर्ड्स मैंने दिए थे आपको, प्रेफर दिया था और इसी के साथ में प्रेफरेबल दिया था। दो वर्ड्स दिए थे और मैंने कहा था कि इन सब के साथ में कभी दैन मत लगाइएगा, इन सब के साथ में कभी दैन मत लगाइएगा। तो पहली बात, ये प्रेफर के साथ में दैन गलत हो जाएगा। क्या लगेगा इसकी जगह पर? टू लगेगा। और उस दिन भी मैंने ये बात बताई थी कि इन सब के साथ में दैन नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या? टू लगेगा। दूसरी बात ये कही थी कि इनके पहले मोर मोस्ट नहीं लगता। खैर यहाँ पर मोर मोस्ट नहीं लगा हुआ है, दैन की जगह टू लगेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी कही थी कि प्रेफर के बाद जब भी कोई वर्ब आती है, प्रेफर के बाद अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो किस में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आती है, जिरंड होता है ये। तो दो गलतियां इसमें हुई हैं। एक तो प्रेफर के बाद जो टू स्टे लिखा हुआ है ये गलत है, प्रेफर के साथ टू स्टे गलत है, स्टेइंग होना चाहिए। हम ढूंढते हैं ऑप्शन पहले, टू के साथ स्टेइंग नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हुआ। स्टेइंग दो ऑप्शन हो गया, टू स्टे नहीं होगा, ये दो गलत हो गए। दूसरी बात कि हम यहाँ पर अरादर नहीं यूज कर सकते हैं प्रेफर के साथ में, क्या लगना चाहिए था? ये दो ऑप्शन थे, टू। इधर से देखा जाए तो ये दोनों सही है, ऊपर से देखा जाए तो ये दो गलत हो गए। तो आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है, कौन सा? थर्ड वाला ही है, जिसमें स्टेइंग और टू दोनों का दोनों सही हुआ है। चलिए अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? नेगेटिव का मैटर है। हार्डली के बाद क्या लिखा? ही हैड रीच्ड। मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में एक बात समझाई थी कि अगर हम सेंटेंस को किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि नो सूनर है, ठीक है ना, नो सूनर है, नेवर है, हार्डली है, स्कार्सली है एंड एक्सेट्रा। आपको याद आया? मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखूंगा। ये सारे वर्ड्स हैं। अगर इसके बाद आप वर्ब सब्जेक्ट लगा रहे हो तो हमेशा हर हाल में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद ए नेगेटिव एक्सप्रेशन, योर हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। और यहाँ पर सेम सिचुएशन आ गई है, देखिएगा जरा। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, यहाँ भी मैंने लिखा है हार्डली नेगेटिव वर्ड है। अगर आप इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका हैड कहाँ होना चाहिए? ही के पहले होना चाहिए। तो हार्डली हैड ही, पहले आप ढूंढिए, यहाँ ही के बाद हैड लगा है, नहीं होगा। यहाँ लिखा है हार्डली हैड ही, ये सेकेंड वाला ठीक है। नो सूनर डिड रीच, अब नो सूनर वाले में भी तो यहीं पे इन्वर्जन होता है, यहाँ पर भी डिड पहले आता। और ही हार्डली, ही के बाद हार्डली लगाओगे गलत हो जाएगा। केवल सेकंड वाला ऑप्शन है जो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या होगा? ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्डली क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है। हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली मीन्स रेयरली, शायद ही कभी, मुश्किल से कभी। और एक वर्ड होता है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? एकदम लेबोरियसली, ठीक है, लेबोरियसली, खूब मेहनत से, खूब परिश्रम पूर्वक कोई काम कर रहा है, मेहनत से। हार्ड पॉजिटिव सेंस में आएगा, हार्डली निगेटिव सेंस में आएगा। हार्डली क्या होता है? नेगेटिव। हार्ड क्या होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पे है ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम। टू पास द एग्जाम, पर्पज क्या है? एग्जाम पास करना। तो क्या आदमी हार्ड वर्क करेगा कि हार्डली करेगा? जाहिर सी बात है वो आदमी हार्डली वर्क नहीं करेगा, क्या करेगा? वर्क हार्ड करेगा। तो ठीक है, हार्ड ढूंढिए कहां पर है, ये वाला दिया है। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका लिखा है कि आई प्रिफर टी देन कॉफी। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था प्रिफर वाला, तो मैंने कहा था कि प्रिफर के साथ में देन नहीं लगता, प्रिफर की यहाँ क्या लगता है? टू लगता है। ये जो देन है वो काटो, वहां देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू कॉफी, ये वाला होगा। ठीक है ना, इंस्टेड, रेदर, ओवर, ये सब नहीं, क्या लगेगा? टू लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में देखो क्या कहा है इन्होंने, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड। अब आप देखिएगा कि ये हु किसके लिए लगा है, पहले हैज स्कोर्ड किसके लिए लगा है, हैज स्कोर्ड यूज किया गया है किसके लिए? हु के लिए। और हु किसके लिए लगा हुआ है? हु लगा हुआ प्लेयर्स के लिए। तो दोज प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। अगर दोज प्लेयर्स प्लूरल है, ये अगर प्लूरल है
इसके लिए जो हु लगा है वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो फिर यहाँ पर हैज नहीं, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, हैव लगाओ, ये सही होगा आंसर। ठीक है, पहला वाला हैव स्कोर्ड, स्कोर्स सिंगुलर होगा। हैड बीन स्कोरिंग पास्ट में क्यों जाओगे, यहाँ पे इज लगा हुआ है, और हैड स्कोर पास्ट में होगा, नहीं जा सकता पास्ट में, प्रेजेंट में ही रहेगा सेंटेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। ही इंसिस्टेड टू गो, उस दिन भी बताया था मैंने, फिर वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि इंसिस्ट, वहां भी एक क्वेश्चन था इसी तरह का, तभी मैंने कहा था इंसिस्ट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है, और ऑन के साथ वर्ब की आंजी फॉर्म आती है। इंसिस्ट टू गो नहीं होगा, इंसिस्ट क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग, तो गोइंग ऑन तो नहीं होगा, दैट ही गोज भी नहीं होगा, ऑन गोइंग होगा, अपान नहीं लगता। ठीक है ना, क्या लगेगा, डी वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 43 में। आई एम यूज्ड टू ईट लेट एट नाइट, आपको याद करो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद सीधे यूज्ड टू यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद सीधे यूज्ड टू करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर हम सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वर ऐसा कुछ लगाते हैं, इज, एम, आर, वाज या वर, अगर ऐसा कुछ यूज करते हैं और उसके बाद यूज्ड टू लगाते हैं, तब क्या लगनी चाहिए, तब लगनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यहाँ क्या दिया हुआ है, आई के बाद एम, देखो दिया हुआ है, एम के बाद क्या लगा, यूज्ड टू, तो यूज्ड टू के बाद जो ये ईट लिखा हुआ क्या होना चाहिए, यूज्ड टू ईटिंग होना चाहिए। तो केवल ईटिंग नहीं, केवल ईटिंग नहीं, टू, क्योंकि यहाँ पे टू सहित इतना पूरा अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो क्या चाहिए, यूज्ड टू ईटिंग, सी वाला आंसर होगा। ये दोनों तो गए काम से। चलिए आगे आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, हार्डली आई हैड इंटर्ड, फिर वही इन्वर्जन वाला क्वेश्चन। अगर आप नेगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, हार्डली इज अ नेगेटिव एडवर्ब, अगर नेगेटिव से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका हैड कहां जाना चाहिए, आई के पहले जाना चाहिए था। हार्डली हैड आई इंटर्ड, तो ये होगा हार्डली हैड आई इंटर्ड, ये सही है। हार्डली वाज आई इंटरिंग, तो भाई वाज के साथ नहीं आ सकता ना, परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, ये नहीं होगा। हार्डली आई हैड हार्डली, ये भी नहीं होगा। आई हार्डली, ये भी नहीं होगा। हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, हैड को आप पहले कर दो चुपचाप, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा इन्होंने इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के साथ इन्होंने कहा यू लीव द रूम। और मैंने उस दिन डिस्कशन में आप लोगों को बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए क्या जरूरी है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी लिखा हुआ है यस्टरडे, क्या लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, या आप एगो या बिफोर के साथ टाइम लगाए हो, एगो या बिफोर के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो, या फिर लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो, लास्ट या पास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो, या इनके साथ कोई पास्ट का ईयर लिखा हो, इनके साथ कोई ईयर पास्ट का, जिसे 2025 चल रहा है, इन 2024, इन 2023 ऐसे लिखा हो, या लिखा होता है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ऐसे कुछ होता है, तो इन सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगी। जब यहाँ पर इट इज हाई टाइम दिया हुआ है तो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, लीव की जगह पर होना चाहिए लेफ्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। डोरिया लेफ्ट कहाँ है, ये लिखा हुआ है लेफ्ट पहला होगा, हैव लेफ्ट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, हैड लेफ्ट भी नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं, तो केवल यही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सी वाला आंसर होगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 46, फिर चाहे इन्होंने रैदर कहा, देखिए रैदर ठीक है कि नहीं ठीक है, पढ़ के सेंटेंस पहले देखते हैं। लिखा है कि दिस सेशन इज एन इम्प्रूवमेंट, ये वाला सेशन क्या है, एक इम्प्रूवमेंट है, डैश द प्रीवियस वन, मतलब दो सेशन में कंपेयर किया, इस सेशन में और पिछले सेशन में कंपेयर किया, और इन्होंने कहा कि ये वाला सेशन इस वाले सेशन में पिछले की अपेक्षा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो रैदर नहीं लगेगा, क्या होगा, ओवर द प्रीवियस वन, पिछले से इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट है, तो दिस सेशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वन। बेस्ट नहीं कर सकते हो, दिस इज एन इंप्रूवमेंट बेस्ट द प्रीवियस, कहाँ काट दिया, बेस्ट द प्रीवियस वन नहीं होगा, वेरी बेटर, बेटर क्यों लगाओगे बिना देन के, मोर गुड नहीं होगा, क्या होगा, ओवर द प्रीवियस वन, पिछले वाले के ऊपर है, ये पिछले वाले से अच्छा है, उससे बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है,
इन्होंने कहा द टीचर आस्क्ड दैट हु वाज एब्सेंट। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए हैं, यहीं पे लगता है इन्वर्टेड कामा। अब टीचर आस्क्ड, आस्क्ड होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव की जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं हु वाज एब्सेंट, तो हम उसमें हु ही कनेक्टर रखते हैं, दैट नहीं लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगता। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी WH वाले वर्ड होते हैं, हु, हुम, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इन सब के पहले कोई और कंजंक्शन लगता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। तो यहां दैट नहीं लगा सकते हो। तो गलती किसमें हो गई भाई? दैट के साथ क्या लगेगा? दैट लगाना ही नहीं है, केवल हु लगाना है। दैट हु हटाओ, केवल हु लगाओ। द टीचर आस्क्ड हु वाज एब्सेंट, दैट लगता ही नहीं है। हु, व्हिच क्यों लगाओगे? वो एब्सेंट होगा तो व्हिच थोड़े होगा, और हु वाज एब्सेंट भी नहीं होगा, क्या होगा? हु वाज एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो हमारा 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है। यहां इन्होंने कहा कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड यस्टरडे। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लगा होता है तो वो सेंटेंस किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो हैज इंक्रीज्ड कैसे होगा? केवल इंक्रीज्ड होना चाहिए ना। तो ढूंढो, रोज यस्टरडे ना, इंक्रीज यस्टरडे, यस ये वाला होगा। रोज नहीं, इंक्रीज्ड। हैज बीन प्रेजेंट हो जाएगा, राइजन बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है वो। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में क्या होगा? आई विश आई एम टॉलर। अब ये बताओ ये क्या है? ये है विश, इमेजिनरी। कैसी विश है? इमेजिनरी। आप एक कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, काल्पनिक। जैसे हम उस दिन बताए थे कि अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर, तो जब आई विश करोगे ये भी इमेजिनरी इच्छा होगी। तो एम नहीं लगता, सबके साथ क्या लगता है? वर। कोई भी चीज हो, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो, कैसा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट पास्ट कोई सी कैसा भी, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग एन इमेजिनेशन, द सेंटेंस इज नॉट रियल, इट इज योर इमेजिनेशन। एवरी सब्जेक्ट शुड बी फॉलोड बाय वर। तो सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, कुछ और हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल कोई भी हो, ठीक है ना, केवल वर लगेगा। नेक्स्ट में आ जाए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। अब 50 में क्या करें? देखो लिखा है कि वी वेटेड फॉर हिम, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंस 2 आवर्स। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ ही देर पहले हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब हम नंबर के साथ में कोई टाइम यूज करते हैं, किसके साथ में? नंबर के साथ में कोई टाइम यूज करते हैं, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 3 डेज, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 2 मंथ, 3 मंथ्स, ऐसे कुछ यूज करते हैं। तो इसके पहले हम लोग सिंस नहीं यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर, नॉट सिंस। तो ये सिंस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? फॉर 2 आवर्स होना चाहिए। फॉर 2 आवर्स कहाँ है? यहाँ पे दिया हुआ है। अंटिल 2 आवर्स, बाय 2 आवर्स, फ्रॉम 2 आवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? वी वेटेड फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, हमने 2 घंटे तक उसका वेट किया, ठीक है ना। सिंस का तो कोई यहाँ टेंस भी नहीं है। वेटेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, हमें 2 घंटे तक उसका वेट किया। यहाँ पे तो वैसे भी सेंस नहीं लगाना था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51। द वॉल इज डेकोरेटेड बाय पोस्टर्स। पोस्टर्स क्या है? नॉन लिविंग मीन्स, लिविंग है कि नॉन लिविंग? ये क्या है? नॉन लिविंग मीन्स। नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं? बाय नहीं लगाते हैं। नॉन लिविंग मीन्स के लिए क्या यूज करते हो? विद। पोस्टरों से सजाया, विद। हाँ, अगर लिविंग मीन्स होता, जैसे किसी पर्सन ने कोई कहा, पेंटर ने क्या होता है, जैसे द वॉल इज डेकोरेटेड बाय पेंटर, अगर पेंटर लिखे होते यहां पर तब तो बाय ठीक था, मतलब लिविंग मीन्स के लिए हम बाय लगा सकते हैं। नॉन लिविंग मीन्स है, पोस्टर है, पोस्टर के लिए बाय नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे? विद। तो डेकोरेटेड विद पोस्टर्स, फुल ऑफ पोस्टर्स नहीं होगा, पेंटेड पोस्टर्स नहीं होगा, डेकोरेटेड विद पोस्टर्स यही होगा। कवर्ड इन पोस्टर्स नहीं होगा, कवर्ड होता तब भी तो विद ही लगता, ठीक है, सी वाला होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, हैड आई नोन अबाउट द डिले, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है? हैड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है,
जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो ये क्या माना जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट ना, ये हो गया पास्ट परफेक्ट और कौन सा है, कंडीशनल टू। ठीक है, अब ऐसा होता है जब, तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं, जब वहाँ पास्ट परफेक्ट होता है कंडीशन में, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो भी परफेक्ट है ना, ये क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये भी परफेक्ट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी परफेक्ट, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। विल हैव नहीं, पास्ट जा रहा है, हैड पास्ट में जा रहा है, कोई चांस नहीं है। वेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी, क्या होगा, वुड वेटेड, देखो वुड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती ही नहीं है, वुड हैव वेटेड, केवल पहला वाला हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ 53 में, शी सेड मी द ट्रूथ, मैंने बताया था अभी कल वाली क्लास में, मैंने बताया था कि सच और झूठ बोलने के लिए केवल एक वर्ब यूज की जाती है, टेल अ लाई और टेल द ट्रूथ। सच बोलना हो चाहे झूठ बोलना हो, दोनों में एक ही चीज लगती है, टेल अ लाई या टेल द ट्रूथ। तो कहां होगा, ही टोल्ड मी, क्या होगा, शी टोल्ड मी, सेज नहीं, स्पोक नहीं, सेड नहीं, ट्रूथ लिखा हुआ है तो फिर टेल ही लग सकता है, तो शी टोल्ड मी द ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 में इन्होंने फिर वही आया, देखो यहाँ सिंस के साथ क्या आया है, 2020, तो 2020 एक फिक्स ईयर है, डेफिनेट ईयर है, इसके साथ सिंस तो करेक्ट है, लेकिन ये जो इज लिखा हुआ है वो गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में सिंस पार्ट लगता नहीं है। यहाँ पे क्या लगता है, ये होना चाहिए हैज बीन, क्या होना चाहिए, हैज बीन, नहीं तो पास्ट परफेक्ट भी चल जाएगा काम, तो इज तो नहीं हो सकता, हैज बीन लिविंग हो सकता है, लिव्स नहीं होगा, इज हियर नहीं होगा, तो क्या होगा, ही हैज बीन लिविंग हियर, वो 2020 से यहाँ रह रहा है, सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, ही बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। एज इफ क्या कह रहा है, एज इफ का मतलब होता है ऐसा लगता है मानो कि, और अगर आपने लगाया मानो की का मतलब हो गया इमेजिनेशन, जब आप इमेजिनेशन करोगे तो सेंटेंस प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता। इमेजिनेशन करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे या फिर वर्ब के साथ स्टेटमेंट दोगे, ठीक है ना। तो यहां क्या लगाओगे, नोज तो फिलहाल नहीं हो सकता, क्या होगा, नोज की सेकंड फॉर्म कर दो, नोन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म हो गई, नहीं, न्यू जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये है, हैज प्रेजेंट होगा नहीं, हैव होगा नहीं, इमेजिनेशन में प्रेजेंट का कोई चांस ही नहीं है, सीधे कौन सा, बी वाला करिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में क्या होता, सी डिड हर वर्क वेरी गुड। अब ये वेरी गुड किसके लिए लगा, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई नाउन आना चाहिए, लगाए हो किसके लिए, वर्क के लिए तो लगाए नहीं हो, किसके लिए लगाए, और डिड काम करने का ढंग, उसने अपना काम अच्छा से किया। यह मीनिंग क्या है, सी डिड हर वर्क वेरी गुड मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया या उसने काम अच्छे से किया। तो यहाँ पर जो वेरी गुड है वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उसने अपना काम अच्छे से किया। अच्छे से करने का मतलब आप बता रहे हो मैनर, यानी कि ढंग। अगर ढंग होता है तो क्या लगाया जाता है, वेल यूज किया जाता है, गुड नहीं, तो वेरी वेल होगा, वेरी गुड नहीं होगा। वेल दो में दिया है वेल, ठीक है ना, गुड तो हो ही नहीं सकता। अब दिया यहाँ पे टू गुड दिया, टू क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो ये लगेगा नहीं, फिर क्या होगा, वेरी वेल, यही सेंस लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ गए। देखा कि सी वॉज नॉट इनफ टॉल टू प्ले बास्केटबॉल, वो इतनी टॉल नहीं थी कि बास्केटबॉल को खेल पाए। एक बात याद रखिएगा, इनफ जब यूज किया जाता है तो हमेशा कब लगता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में इनफ लगता है, पहले नहीं लगता। लेकिन नाउन होता है तो उसके पहले लगता है, किसके, नाउन के पहले लगता है। मान लीजिए कि मैं आपको एक सेंटेंस दूं, यहीं पे नीचे में दे रहा हूं आपको एग्जांपल, एक छोटा सा फटाक से दे रहा हूं, तुरंत आप समझिएगा। जैसे हम कहें कि आई हैव एनफ बुक्स टू रीड, आई हैव एनफ बुक्स टू रीड, ये सेंटेंस सही है। और अगर हम कहें कि ही इज रिच enough
टू हेल्प यू, ही इज रिच एनफ टू हेल्प यू। अब ये सेंटेंस देखिए, दोनों सेंटेंस मैंने करेक्ट लिखे हैं। बुक्स क्या था? नाउन था। क्या था? बुक्स, बुक्स था नाउन, तो इसके पहले एनफ लगा दिया। एडजेक्टिव है ना, नाउन के देखो पहले लगता है एनफ, करेक्ट है। लेकिन ये एडजेक्टिव, ये रिच है, रिच के बाद में लगना चाहिए। रिच क्या है? एडजेक्टिव, रिच के बाद में, एडजेक्टिव की कहा? बाद में लगना चाहिए, रिच के बाद में। और यहाँ क्या है देखिए, आप अपना सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है टॉल, और टॉल के पहले लगा दिया एनफ, और टॉल क्या है? एडजेक्टिव। होना ही नहीं चाहिए था, एनफ टॉल नहीं, क्या होना चाहिए था? एनफ टॉल नहीं। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एनफ टॉल, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्या लगना चाहिए था? टॉल पहले लिखो और एनफ को बाद में लिखो। समझ में आया? तो टॉल एनफ होना चाहिए, सी वाज नॉट टॉल एनफ। कौन सा आंसर होगा? टू शॉर्ट नहीं होगा, वेरी शॉर्ट नहीं होगा, टॉल नहीं होगा, क्या होगा? नॉट टॉल एनफ, टॉल के बाद में एनफ लगाओ, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। 58 है। 58 में देखो क्या है, ही सक्सीडेड बाय वर्च्यू ऑफ हर टैलेंट। ये बाय वर्च्यू ऑफ ठीक तो है, वो अपने टैलेंट की वजह से सफल हुई, बाय वर्च्यू ऑफ ठीक है, लेकिन अब अंडरलाइन किया है और इंप्रूव करना ही है। अब अगर अंडरलाइन किया है, इंप्रूव करना ही, तो इसी के सेंस में क्या होगा? की वजह से, के नाते, तो ओइंग के साथ ऑफ नहीं लगता, ओइंग टू लगता है, ठीक है ना। कॉज के साथ ऑफ नहीं लगता, कॉज ऑफ नहीं, तो क्या होगा? बिकॉज, बिकॉज के साथ क्या लगता? बिकॉज ऑफ लगता, तब ठीक होता, की वजह से, के नाते। तब एक बचा क्या? ड्यू टू, ड्यू टू, ओइंग टू। क्या क्या लगता है इसमें? देखो एक तो लग जाता है आपका, एक तो वही लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ, और एक इसमें लग सकता था ड्यू टू, और एक इसमें लग सकता था की वजह से में ओइंग टू, एक इसमें लग सकता था बिकॉज ऑफ, लेकिन बिकॉज के साथ ऑफ लिखा होता तब, और एक हो सकता ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। इन सब का मतलब होता है की वजह से, के नाते, के चलते, कारण बताने के काम आता है, लेकिन कारण सेंटेंस वाला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। 59 है। 59 लिखा कि वी एंजॉयड ड्यूरिंग द पार्टी लास्ट नाइट। एंजॉय एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, एंजॉय, एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, मस्ट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आना मस्ट है। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इन केस की ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहां पर क्या लगना चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, याद रखिएगा। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर हाल में आएगा। यहां क्या लिखा? वी एंजॉयड, हमने एंजॉय किया। हमने क्या चीज एंजॉय की? दिया है, वी एंजॉयड, ठीक। ड्यूरिंग द पार्टी, ड्यूरिंग द पार्टी क्या हो गया? ये तो टाइम हो गया ना, ड्यूरिंग द पार्टी टाइम हो गया। कहां एंजॉय किया? लास्ट नाइट हो गया। कब एंजॉय किया? क्या एंजॉय किया? व्हाट डिड वी एंजॉय, हमने क्या एंजॉय किया? नहीं दिया है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। इफ ऑब्जेक्ट इज मिसिंग तो हमें क्या लगना चाहिए था? वी एंजॉयड, ठीक है, वर्ब लगी। अब हमें वी का रिफ्लेक्सिव चाहिए, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। अगर ये नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो गलत होगा। तो वी एंजॉयड आवरसेल्व्स कहां मिलेगा? एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, एंजॉयड के बाद आवरसेल्व्स इसमें दिया है, इसमें भी एंजॉय है ही नहीं, तो केवल एक ही है जिसमें एंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाओ। यू मस्ट रिफ्रेन टू स्मोक। फिर वही बात आई, कितनी बार मैं बता चुका हूं कि कुछ वर्ब्स हैं जिसमें एक है क्या, पहले सुनिएगा, रिफ्रेन है, ठीक है ना। एक कौन सी वर्ब हो गई? रिफ्रेन हो गई। मैं लिख देता हूं, यही यहाँ पे लिखी हुई है तो यही लिखूंगा, और सब लिखूंगा भी नहीं। रिफ्रेन, रिफ्रेन के अलावा कई मैं बताया था, रिफ्रेन है, एब्सटेन है, डिबार है, प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है, ठीक है ना। ऐसी वर्ब थी जिनमें मैंने कहा था कि इनके बाद क्या लगता है? फ्रॉम लगता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो रिफ्रेन के बाद क्या होगा? टू स्मोक नहीं होना चाहिए, रिफ्रेन के बाद क्या लगना चाहिए? फ्रॉम और स्मोकिंग। तो फ्रॉम ढूंढिए, स्टॉप होगा नहीं, क्विट होगा नहीं, स्टॉप होगा, क्या होगा? रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं
क्वेश्चन नंबर 61, केवल अब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लिखा है द क्रिमिनल वाज अक्यूज्ड फॉर थेफ्ट। ठीक है ना, पिछले वाली उसमें जो सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स वाला था उसमें भी मैंने बताया था, अगर किसी के ऊपर किसी चीज का आरोप लगा हुआ है, एक्यूज है, ठीक है ना, किसी को एलीग किया जा रहा, एलिगेशन हो गया, या किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है किसी चीज के लिए, उसको कोर्ट में केस चल रही है, आरोपी साबित किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ लगता है। एक्यूज ऑफ समथिंग, एलिग ऑफ समथिंग, या कन्विक्ट ऑफ समथिंग, नॉट फॉर। तो ढूंढो ऑफ कहां लिखा है, ये ऑफ मिला है, यहाँ ऑन मिला, यहाँ विद मिला, यहाँ अबाउट मिला, कुछ नहीं, केवल ऑफ वाला लगेगा, क्योंकि एक्यूज के बाद ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन है। ये भी किसका मैटर है, यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन का। अब तक तो आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि फिक्स प्रेपोजिशन कितना जरूरी है इस साल एसएससी एग्जाम निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाओ। आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट जब बता रहा था तो मैंने कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट में क्या लगा हो, यस्टरडे लिखा हो, या एगो बिफोर के साथ टाइम दिया हो, या लास्ट के साथ टाइम दिया हो, या इट इज टाइम या हाई टाइम दिया हो, ठीक है ना, याद आया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम दिया हो, तो वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट ईयर दिया है तो ये हैव विजिटेड क्यों होना चाहिए, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो हैड भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में होगा तो हैड हो जाए, हैड भी नहीं होगा, सिंपली पास्ट इंडेफिनिट, वाज विजिटिंग नहीं, डिड विजिट नहीं, क्या होगा, विजिटेड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द राइट ऑप्शन यही होगा बी वाला। आ जाओ 63 में। सी हैज डिड हर होमवर्क ऑलरेडी। ऑलरेडी कीवर्ड है, ऑलरेडी का मतलब क्या होगा, जब भी ऑलरेडी लगेगा तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होगा। परफेक्ट किसका होगा, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो सी के साथ हैज लगा ही हुआ है, हैज लगा हुआ तो सीधी बात, वैसे भी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो डन करो ना, सी हैज डन। तो कहां है डन, मेड होमवर्क नहीं होता, मेड होमवर्क नहीं होता, डूइंग होमवर्क नहीं होता, सी हैज डन हर होमवर्क, बी वाला ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में क्या होगा, सी ही डिड नॉट न्यू द आंसर। भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको डू, डज या डिड के बाद वर्ब लगानी हो तो क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डिड के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू नहीं लगेगी, डिड के साथ क्या लगना चाहिए था, नो। तो कहां है नो, ये रहा नो। ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नो में एस लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में है कि द फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल बुक। द फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल बुक, एक तो फिक्शन हो गया नॉवेल, एक हो गया नॉन फिक्शनल बुक। नॉन फिक्शनल का मतलब, फिक्शन क्या होता है, काल्पनिक कहानी, नॉन फिक्शनल बुक का मतलब होता है जो रियलिटी होती है वो, ठीक है। ये इमेजिनरी हो गया, ये रियलिटी हो गया। बुक दैट आई बारोड वाज इंटरेस्टिंग, जो मैंने खरीदी वो क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक। अब ये जो दैट लिखा है वैसे एरर तो नहीं है, गलती नहीं है इसमें, ये दैट भी करेक्ट है। लेकिन अब यहां क्या हुआ है कि यहां जो ऑप्शंस हैं आपके, उसमें कोई नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें बदलना पड़ेगा। होम लगता है ह्यूमन के लिए, बुक के लिए नहीं लग सकता। व्हाट लगता है विदाउट एंटीसीडेंट, बुक लगा हुआ तो यह हो ही नहीं सकता। हुज आई बारोड नहीं होगा, क्या होगा, व्हिच आई बारोड, जो मैंने बारो किया था। यहां पर दो चीजें लग सकती थी, या तो दैट लगा दीजिए या तो व्हिच लगा दीजिए। अगर दैट व्हिच दोनों मिल जाता है तो व्हिच ज्यादा प्रेफर करना होगा, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। यहां इन्होंने कहा नन ऑफ द ऑप्शन सीम्स अप्रोप्रिएट। अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, जैसे वन ऑफ लिखा हो, ईच ऑफ लिखा हो, सारे नहीं लिखूंगा, एनी ऑफ लिखा हो, ठीक है, या नन ऑफ लिखा हो, नन ऑफ। इसके बाद जो नाउन लगता है वो कैसा होता है, अभी अभी कहा था कि ये प्लूरल नाउन होता है, हालांकि इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन नाउन। यहां नन ऑफ द ऑप्शन लिखा है, होना क्या चाहिए था, ऑप्शंस होना चाहिए था, ठीक है ना।
यहाँ पे एनी ऑफ लिखा तो लेकिन ऑप्शनल्स कर दिया, और नो ऑप्शनल नहीं होगा, नो वन ऑफ द ऑप्शंस भी तो होना चाहिए था, नन ऑफ द ऑप्शंस, ये होगा चौथा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ 67 पर, केवल 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस। शी गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस। देखो भाई, इंफॉर्मेशन ऐसा नाउन है जिसमें आप एस नहीं लगा सकते हो। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपको कुछ मैं दे रहा हूं यहां पर, नाउन पढ़ा चुका हूं, नाउन का आप लिस्ट देख लीजिए ना, बहुत सारे वर्ड आए हैं नाउन से, वर्क वाला आ गया, इंफॉर्मेशन वाला आ गया, उसी में से तो नाउन तो मैं पढ़ाया हूं, आप देखिए ना, वीडियो देखिए नाउन का। फर्नीचर हो गया, ठीक है, जैसे एक वर्ड है सीनरी, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एडवाइस, ठीक है, और यही वर्ड है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, स्टेशनरी, ये सब बहुत सारे वर्ड हैं। तो ये क्या है, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, इनमें एस लगाना ही नहीं है, डोंट ऐड एस। अगर किसी में इनमें से आपने एस लगाया तो वर्ड गलत हो जाएगा। फर्नीचर्स करेंगे गलत होगा, सीनरीज गलत होगा, एडवाइसर्स गलत होगा, इंफॉर्मेशन गलत होगा, तो इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता। और फिर यहाँ पे मेनी लगा हुआ है, मेनी लगा है और इंफॉर्मेशन कर नहीं सकते, जबकि मेनी के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, तो आप क्या करो ना, मेनी पीसेज ऑफ, क्या कर दो, मेनी पीसेज ऑफ, ये पीसेज ऑफ लगा दो, इंफॉर्मेशन सिंगुलर ही रहेगा, मेनी पीसेज लगा दो तो मे पीसेज के लिए मेनी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स नहीं होता, ठीक है ना, लॉट ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे आया सेवरल डेटा, नहीं भाई इंफॉर्मेशन, सेवरल डेटा क्यों लगाओगे, मच इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन हो जाता सही, लेकिन इंफॉर्मेशन है तो अगर मेनी लगा के बना रहे, इससे कई सारी जानकारियां दी उन्होंने, तो हम कह सकते हैं कि मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हालांकि ये वाला भी ठीक है, लेकिन आंसर यही वाला माना जाएगा, क्योंकि मेनी पीसेज ऑफ लगा है तो ठीक है ना, वो करेक्ट एक्सप्रेशन होता है। अगर उसमें कोई गलती होती तो फिर हम मच वाला लगा लेते। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। ठीक, देखा, अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग द अर्थ इज रिवॉल्विंग, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो रिवॉल्विंग, हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टीचर यहां लिखा है तो स्पोक दैट तो लगेगा नहीं, ना सेड दैट लगेगा, ना टोल दैट लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टीचर पहले लगा चुके हो, ठीक, वो अंडरलाइन किया नहीं है, तो अब हम कैसे, अकॉर्डिंग टू द टीचर स्पोक दैट, या अकॉर्डिंग टू द टीचर सेड दैट, या अकॉर्डिंग टू द टीचर टोल्ड दैट, ये तो गलत हो जाएगा ना। टीचर टोल्ड दैट होता तो ठीक था, टीचर स्पोक, टीचर सेड होता तो अकॉर्डिंग टू भी लगा दिए हो, तब फिर टोल या वो सब नहीं लगाना पड़ेगा। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, अकॉर्डिंग टू द टीचर द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, यही एक्सप्रेशन सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 69 पे, क्वेश्चन नंबर 69। ही डज नॉट गो टू शॉपिंग, ही डज नॉट गो टू शॉपिंग एज ऑफन एज ही यूज टू, उतना अक्सर जितना कि वो जाया करता था। ठीक है, तो अब यहां हो गया ना खरीदारी के लिए, तो टू के साथ वर्ग की आईएनजी फॉर्म लगती नहीं है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। तो यहां तो टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ, या कुछ मत लगाओ। ही डज नॉट गो शॉपिंग, कोई प्लेस तो नहीं है, शॉपिंग क्या है, प्लेस है। देखो, गो के बाद अगर प्लेस दिया होता है, गो के बाद अगर कोई प्लेस दिया होता है, ही वेंट टू अमेरिका, ही वेंट टू विलेज, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू लखनऊ, तो प्लेस होता है तब तो टू लगता है। लेकिन अगर पर्पस दिया हो, जैसे ही वेंट और आगे पर्पस दिया हो ईटिंग, तो फिर क्या लगाओगे, तब मत लगाओ, फिर पोजीशन ही मत लगाओ। गो के बाद अगर पर्पस होता है तो सीधे क्या लगा दो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, बस। तो ही डज नॉट गो शॉपिंग, सीधे ही डज नॉट गो शॉपिंग, कहीं है डज नॉट गो शॉपिंग, नहीं दिया हुआ है। सेल्डम गोज, ठीक है, डज नॉट गो, अरे लेकिन एट शॉप नहीं होगा, गलत हो गया है। तो गो, ही के साथ सीधे गो शॉपिंग, गो प्लूरल हो जाएगा, नहीं होगा। ही रेयरली गोज टू परचेजेज, और डज नॉट तो दिया नहीं है। ही इज रेयरली गोइंग टू शॉप, तो फिर ही इज रेयरली गोइंग टू शॉप, रेयरली लगा है, रेयरली होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास आपसे एक ही ऑप्शन है।
ही के साथ गो, अगर ये हम लगा देते हैं तो ही देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ गो करूंगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, गलत सेंटेंस हो जाएगा, वो तो लगा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ही रेयरली गोज टू परचेज, ठीक है, ऐसे लगाओ, सी वाला आंसर लगाओ। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है और ये आज के डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 70 क्वेश्चन थे एंड वी हैव रीच्ड टू द क्वेश्चन नंबर 70। लिखा है ही इज एनफ रिच, यही वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था। ही इज एनफ रिच, एनफ रिच नहीं भाई, एनफ क्या है, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, नाउन के पहले एनफ एडजेक्टिव होगा तो नाउन के पहले आएगा, लेकिन अगर एनफ एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ यूज किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ किसके लिए लगा रहे हो, रिच के लिए लगा रहे हो, तो एनफ कहाँ होना चाहिए, रिच के बाद में। ढूंढो रिच एनफ, रिच टू मच नहीं होगा, सफिशिएंटली नहीं होगा, टू रिच नहीं होगा, ये होगा ही रिच एनफ, ये होना चाहिए था 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सेशन, दोनों सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय देना। तो सेंटेंस एरर वाला, इंप्रूवमेंट वाला और फिलर वाला, ग्रामर के तीनों सेगमेंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इस ग्रामर के सेगमेंट के बाद हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, तो क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यही ग्रामर का 2 चीज और बची हुई, फिर ग्रामर खत्म हो जाएगी, ठीक है।